अच्छा, तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ रूटीन एक्सोडोंशिया ही पढ़ने लगी हैं, लेकिन इसका बिल्कुल स्टार्ट से हमने बुक से खोला है। तो आज हम इसकी क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि इंडिकेशंस पढ़ेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ेंगे, क्लिनिकल इवैल्यूएशन पढ़ेंगे और रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिकेशंस से। तो इंडिकेशंस मतलब कि ऐसा क्या होता है, क्या इंडिकेशन हमें मिलती है कि अब हम कहते हैं कि चलो जी अब दांत रिमूव कर लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि वो कुछ नंबर ऑफ थिंग्स हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है केरियस। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रॉसली केरियस दांत होगा तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि बस अब क्या ही फायदा इसको रखने का, मुंह में इसको निकाल दो। ठीक है, अगेन इसी तरह पल्पल निक्रोसिस हो जाए, जैसे कि अगर आपको इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो जाता है या पल्पल निक्रोसिस हो जाती है, पल्प जो है वो ही बेचारी जो है गल सड़ चुकी है, मर चुकी है, तो ऐसे केस में भी हम लोग कहते हैं कि अब दांत को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, अगेन कोई पेरिडोंटल डिजीज होगी या ऑर्थोडोंटिक रीजंस की वजह से कि आपको कुछ अलाइनमेंट में मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है, तो आप दांत को निकाल लेते हो। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम लोग ऑर्थोडोंटिक रीजंस ये होते हैं। ठीक है, स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग दांत को रिमूव कर लेते हैं। फिर मैल पोजिशंड टीथ अगर कोई होंगे, सही से उनकी पोजिशन नहीं है, क्रैक्ड टीथ होंगे या इंपैक्टेड टीथ होंगे, बिल्कुल बोन के अंदर इंपैक्ट हुए, इरप्ट नहीं हो रही। ठीक है, ज़्यादातर जैसे मोलर्स होते हैं, थर्ड मोलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कोई सुपर न्यूमरल टीथ है, ऊपर अलग से एक निकल के बाहर आ रहा है, हमें देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा, तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। टीथ दैट आर एसोसिएटेड विद पैथोलॉजिक लीजन्स के हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद सिस्ट ट्यूमर्स या कोई और ग्रेनुलोमा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उसको भी साथ उसको उस पैथोलॉजी के समेत हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है रेडिएशन थेरेपी के पेशेंट्स जो जिनमें कैंसर की वजह से उनको रेडिएशन थेरेपी मिल रही है, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि उनमें भी वोवले दांत जहाँ पे रेडिएशन मिल रही होती है वहाँ पे वोवले दांत निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टीथ जो कि फ्रैक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं, कि जॉ फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है वहाँ पे वोवले जो टीथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको निकाल लेते हैं। और इस सब के अलावा हम लोग पेशेंट को भी देखते हैं कि आया कि वो एक RCT या एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो उसकी एक्सपेंस बेयर कर सकता है कि नहीं, और अगर नहीं कर सकता तो हम लोग उसको ये ऑप्शन देते हैं कि अपना दांत निकलवा लें। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, तो ये नेक्स्ट पेज किया तो इसमें ये फाइनेंशियल इश्यूज वाली ये बात लिखी हुई है। तो इंडिकेशन हमें पता अब चल गई है कि हमने क्या क्या सिचुएशन होगी तो हम लोग दांत निकालना प्रेफर करेंगे। क्या होता है कि केरीज होती है, पल्पल नेक्रोसिस होता है, सुपरन्यूमरल टीथ हो सकते हैं, इंपैक्टेड टीथ हो सकते हैं, क्रैक्ड टीथ हो सकते हैं, या फिर ऑर्थोडोंटिक रीजंस हो सकते हैं, मैल टीथ हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इशूज हो सकते हैं बंदे को। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए, इंडिकेशन हो गई। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जो है ना, हमारे पास दो किस्म की कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है। लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है और सिस्टमिक, मैंने इस नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी जब मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली दो होती हैं, एक लोकल होगी, एक सिस्टमिक होगी। तो लोकल में भी ना इतने बड़े पैराग्राफ को, 3 पैराग्राफ्स को पढ़ना नहीं पड़ता है, उसको मैंने शॉर्ट करके बस ये लोकल 4 लिख ली हैं बातें कि लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती है कि कोई हिस्ट्री ऑफ थेरेपेटिक रेडिएशन है कैंसर के लिए। ठीक है, अगर कोई बंदा है तो उसको कैंसर था और वो उसके ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी करवा रहा था। तो अगर उसकी पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री है कि उसको कैंसर था और वो रेडिएशन थेरेपी करवा रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें दांत रिमूव नहीं करते। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि अगर कोई ऐसे दांत हैं जो कि ऐसे एरिया में है जहाँ पे ट्यूमर भी है। ठीक है, ये आपका समझ लो मैंडिबल है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये कह लो कि आपका मैंडिबल है ऐसे, और यहाँ पे जो आपको ट्यूमर है और यहाँ पे आपके मोलर्स भी पड़े हुए हैं, तो अब आप इनको नहीं रिमूव करोगे क्योंकि आपका वहाँ पे ट्यूमर भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है स्वेयर पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस वही क्या होता है, पार्शियली इंपैक्टेड जो आपका थर्ड मोलर होता है, तो उसमें पेरिकोरोनाइटिस हो जाता है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाएगा तो उसमें भी हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है रिमूवल ऑफ द टीथ। ठीक है, फिर अगर अक्यूट डेंटो एल्वियोलर इन्फेक्शन, अगर कोई डेंटो एल्वियोलर इन्फेक्शन, कोई दांत का, कोई बोन का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो तब भी हम लोग दांत रिमूव नहीं करेंगे। ये हमारे पास हो गए लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब आ जाते हैं सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। अच्छा, तो ये लिखी हुई है सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशन। सॉरी, मेरे हाथ में फोन है तो इसलिए थोड़ा सा हिल गया। अच्छा, सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हमारे पास क्या होती है, मेटाबॉलिक डिजीजेस आ जाती हैं कि अगर आपकी मेटाबॉलिक डिजीजेस बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, सिवियर अनकंट्रोल्ड मेटाबॉलिक डिजीजेस, जैसे कि आपका डायबिटीज़ होता है, अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है और आप दांत निकलवाने आ गए हो तो हम आपका दांत नहीं निकालेंगे, सिंपल। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एंड स्टेज रीनल डिजीज है विद यूरेमिया, तो तब भी दांत निकालना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगेन अनकंट्रोल्ड ल्यूकीमिया या लिम्फोमास वगैरह हैं, ये वाले कैंसर्स वगैरह हैं, तो तब भी दांत नहीं निकाला जाएगा। फिर सिवियर अनकंट्रोल्ड कार्डियक डिजीज है, कोई हार्ट पेशेंट है मसले का और वो कंट्रोल्ड नहीं है, कोई दवाई शवाई नहीं लेके आया, ऐसे बस मुंह उठा के आ गया, तो हम तब भी उसका दांत नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर सिवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होगी तो तब भी हम लोग पेशेंट का दांत नहीं निकालते। फिर उसके बाद अगर सिवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं कि आप दांत निकालो और खून बंद ही ना हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग दांत नहीं निकालते। ठीक है, तो और क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का जो सेफेस्ट ट्राइमेस्टर होता है फॉर एक्सट्रैक्शन या कोई भी आपको प्रोसीजर या कुछ भी करना हो, तो वो कौन सा होता है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। तो फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग अवॉइड करते हैं कि कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आपको सिस्टमिक कंडीशंस भी पता होनी चाहिए और लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पता होनी चाहिए। लोकली क्या क्या मसला होगा तो हम लोग दांत नहीं रिमूव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ टीथ फॉर रिमूवल। ठीक है, एक बंदा है वो आ गया दांत निकलवाने और हमने देख लिया कि उसको बहुत ज़्यादा केरीज वगैरह भी लग गई थी और हम भी कह रहे हैं चलो दांत निकालना ही चाहिए, लेकिन अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखनी होती हैं कि उसका एक्सेस टू द टूथ कैसा है। ठीक है, ये देखना है, मोबिलिटी ऑफ द टूथ देखना है, उस दांत की मोबिलिटी कितनी एक है। फिर उसके बाद हमने क्राउन की कंडीशन देखनी है कि वो क्राउन की कैसी कंडीशन है, कुछ अच्छा है, अच्छा पार्ट है पड़ा हुआ, या बहुत ज़्यादा ग्रॉसली केरियस होकर खत्म हो चुका है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली होती हैं।
सबसे पहले आ जाता है एक्सेस टू द ट्रूथ। एक्सेस टू द ट्रूथ में हम लोग क्या देखते हैं कि माउथ ओपनिंग बेसिकली देख रहे होते हैं कि हम लोग कितना इजीली उसको एक्सेस उस दांत उस पर्टिकुलर दांत को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट की माउथ ओपनिंग देखते हैं। अगर माउथ ओपनिंग जो है वो लिमिटेड होगी तो सर्जन जो है वो एलए जो है वो सही से नहीं दे पाएगा और जो रूटीन एक्सट्रैक्शन जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, फिर तो इसके रिजल्ट में हमें क्या है कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करना पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर पेशेंट का मुंह सही से नहीं खुल रहा तो उसका क्या पीछे आखिर रीजन है कि वो क्यों नहीं खुल रहा। तो इसमें हमने देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है अराउंड द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, या ये, ठीक है, या फिर कोई टीएमजे डिस्फंक्शन तो नहीं है, या फिर कोई मसल की फाइब्रोसिस तो नहीं हुई, या फिर आपकी म्यूकोजा की फाइब्रोसिस तो नहीं हुई, जो कि हमने थर्ड ईयर में पढ़ा था कि बीटल को जोइस में हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखनी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द टूथ देखते हैं। ठीक है, लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द टूथ, जिस दांत को हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है उसकी डेंटल आर्च में क्या लोकेशन है, या कि वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, या अगर एंटीरियर पोस्टीरियर है तो किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, नॉर्मल पोजीशन में पड़ा हुआ है या फिर थोड़ा सा घूमा हुआ है, लाइक ट्रांसपोजिशन है, या मैल पोजिशन है, सुपर न्यूमररी है, कैसे कहाँ पे है और कैसे पड़ा हुआ है, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, और अगर नॉर्मली पोजीशन होगा तो एलिवेटर्स और फॉरसेप्स का एक्सेस जो है वो नॉर्मल होगा। हम लोग इजीली ऐसे करके जो है वो फॉरसेप्स से पकड़ लेंगे और नॉर्मल जैसे हम लोग पकड़ते हैं और उस तरह से खींच के निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो मैल पोजीशन होगा तो उसकी डिफिकल्टी इन पोजीशनिंग फॉरसेप, तो उस लाइक फॉरसेप को उस दांत के ऊपर पोजीशन करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका रिमूवल भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बात हमने एक्सेस टू द टूथ में आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि टूथ की मोबिलिटी हमने देखनी है, क्या टूथ की कितनी मोबिलिटी है, ग्रेटर देन नॉर्मल मोबिलिटी है या लेस देन नॉर्मल मोबिलिटी है। ठीक है, ग्रेटर देन नॉर्मल मोबिलिटी कौन से केसेस में होती है, जब आपको सिवियर पेरिडोंटल डिजीज हुई होती है तो आपकी ग्रेटर देन नॉर्मल मोबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा मोबिलिटी है तो अनकॉम्प्लिकेटेड टूथ रिमूवल होता है। ठीक है, और सिंपली एक नॉर्मल तरीके से हम लोग दांत को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, इजीली रिमूव हो जाता है और सिर्फ इसमें हमें क्या करना होता है, रिमूवल के बाद सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, अब अगर लेस देन नॉर्मल मोबिलिटी है तो हमने देखना है कि लेस देन नॉर्मल किस वजह से, हाइपरसेमेंटोसिस तो नहीं है या एंकालोसिस तो नहीं हुई। ठीक है, एंकालोसिस जो है वो ज्यादा हमें प्राइमरी मोलर्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है और जो हमारे पास नॉन वाइटल टीथ होते हैं उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंकालोसिस ज्यादा किन दांतों में होती है, प्राइमरी मोलर्स हो गए और नॉन वाइटल टीथ जो होते हैं उनमें होती है। ठीक है, और अगर ऐसा केस है कि एंकालोसिस या एंकालोज्ड टूथ का केस है तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल रिमूवल करते हैं टूथ का। ठीक है, सर्जिकली उसको रिमूव करेंगे। इसी तरह हाइपरसेमेंटोसिस में भी क्या ही होता है कि बल्ब आपकी जो रूट्स होती हैं वो बल्बस हो जाती हैं और अगेन रिमूवल जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये मोबिलिटी ऑफ द टूथ हो गया। पता होना चाहिए ग्रेटर देन मोबिलिटी, ग्रेटर देन नॉर्मल मोबिलिटी किस में होती है और इस केस में कैसी एक्सट्रैक्शन होती है, और लेस देन नॉर्मल मोबिलिटी होगी तो वो कौन से केसेस में होती है और उसमें एक्सट्रैक्शन कैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कंडीशन ऑफ द क्राउन पे। हमने क्राउन की कंडीशन देखनी है क्या है कि क्राउन किस तरह से है, किस कैसा है, मतलब अच्छा हमारे पास इंटैक्ट स्ट्रक्चर क्राउन का है या नहीं है। तो ये चीज देखनी है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केरीज लगी हुई हैं या रेस्टोरेशन वगैरह हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर केरीज लगी हुई हैं तो, और बहुत ज्यादा केरीज लगी हुई हैं तो हम लोग अगर दांत को ऐसे करके पकड़ेंगे फोर्सेप्स से तो दांत जो है वो लाइक क्राउन जो है वो क्रश हो जाएगा, तो हम लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह अगर रेस्टोरेशन हुई हुई हैं, बहुत ज्यादा अमेल्गम की रेस्टोरेशन वगैरह हुई हुई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब दांत को पकड़ेंगे तो वो रेस्टोरेशन, पर्टिकुलर रेस्टोरेशन जो होती है वो फ्रैक्चर कर जाएगी और इसकी वजह से दांत, रेस्टोरेशन की वजह से जो क्राउन होता है वो ऑलरेडी वीक होता है तो दांत भी ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 3 पे आ जाते हैं कि एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ है, अगर कोई आरसीटी वगैरह हुई हुई है तो उसमें क्या होता है कि आरसीटी की वजह से भी दांत बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है और जैसे हम लोग उसको पकड़ेंगे तो वो क्रम्बल करके टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग लेंगे, एलिवेटर लेंगे और दांत को बहुत ज्यादा लाइक एज मच एज पॉसिबल उसको एलिवेट करेंगे, ताकि जब हम लोग फोर्सेप्स से दांत को पकड़ें तो वो एक मेजर पोर्शन ऑफ द रूट को होल्ड करें, नॉट जस्ट द क्राउन। सिर्फ क्राउन को नहीं होल्ड करना बल्कि ऐसे करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, एपिकली मूव करेंगे फोर्सेप को ताकि रूट को वो सही से होल्ड कर सके और तब जाके हम लोग ऐसे इजिली उसको निकाल सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हमने 3 चीजें पढ़ ली। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा कैलकुलस लगा हुआ है उस पर्टिकुलर दांत में तो तब भी हम लोग रिमूव नहीं करेंगे। हम लोग पहले कैलकुलस को रिमूव करेंगे फिर जाके हम लोग दांत को रिमूव करेंगे। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं कि जो कैलकुलस होता है वो फॉरसेप की प्लेसमेंट जो होती है उसमें मसला कर सकता है। ठीक है, तो आपकी सही से फॉरसेप की सही से प्लेसमेंट नहीं होगी तो सही से दांत नहीं निकलेगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। और दूसरा ये होता है कि वो आपका जो दांत होता है, सॉरी कैलकुलस होता है, वो आपकी जब आपका दांत बाहर आ जाएगा, जब हो निकल जाएगा तो सॉकेट को कंटेमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से भी हम लोग पहले उसकी वो करते हैं, कैलकुलस को रिमूव करेंगे विद अल्ट्रासोनिक स्केलर, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सट्रैक्शन की तरफ। फिर 5th चीज हमारे पास क्या देखनी है, हमने एडजेसेंट टीथ देखने हैं कि उसका साथ वाला दांत जो है उसकी क्या हालत है। उसमें तो कोई लाइक अमेल्गम रेस्टोरेशन तो नहीं हुई हुई, कोई क्राउनिंग तो नहीं हुई हुई, कोई आरसीटी तो नहीं हुई हुई। अगर उसमें हुई हुई है तो हमने पेशेंट को पहले बता देना है क्योंकि आपका दांत तो हम लोग ये वाला निकाल रहे हैं लेकिन आपके साथ वाले दांत को भी मसला हो सकता है। ऐसा होता है कि हम लोग जो इंडिकेटेड टूथ होता है वो निकालते हुए जो उसका एडजेसेंट टूथ होता है उसको हम लोग डैमेज कर लें, तो इसलिए पेशेंट को बता देना है कि उसको मसला हो सकता है, तो आप दोबारा आके काम करवा लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ टीथ फॉर रिमूवल। ठीक है, अब हम लोग रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन पढ़ेंगे।
अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द टूथ फॉर रिमूवल। ठीक है, मतलब जिस दांत को हमने रिमूव करना है उसका हमने रेडियोग्राफ लेना होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि पहले तो पेशेंट आया है, उसका हम लोग क्या करेंगे, क्लिनिकली इवैल्यूएट करेंगे, उसमें एक्सेस ऑफ द टूथ वगैरह सारी मोबिलिटी और क्राउन का जो भी कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, रेडियोग्राफ लेना है। रेडियोग्राफ हम लोग क्यों लेते हैं, उसमें क्या चीज़ें देखते हैं, अब ये हम लोग पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो रेडियोग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो भी दांत होता है उसका हम लोग पेरिएपिकल रेडियोग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ओपीजी होता है जो वो इम्पैक्टेड दांत को फिगर आउट करने के लिए उनके बारे में पढ़ने के लिए ज़्यादा लाइक अच्छी चीज़ है, बट पर टूथ के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो पेरिएपिकल हम लोग लेंगे। एक पर्टिकुलर दांत निकालना है तो पेरिएपिकल रेडियोग्राफ ले लेंगे। अच्छा, तो रेडियोग्राफ ले लिया, अब उसमें हम लोग पहली चीज़ क्या देखेंगे, रिलेशनशिप टू वाइटल स्ट्रक्चर्स। मतलब हम लोग कुछ हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके साथ वो कितनी प्रॉक्सिमिटी में पड़े होते हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब वो कौन से वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, अब अगर मैक्सिलरी मोलर्स की बात की जाए तो मैक्सिलरी मोलर, अगर कोई मैक्सिलरी मोलर टूथ जो है वो रिमूव करना है तो हम लोग उसमें क्या चीज़ देखते हैं, ऐसे कौन सा वाइटल स्ट्रक्चर देखते हैं, वो है मैक्सिलरी साइनस। तो हम लोग ये देखते हैं कि वो उसकी जो रूट्स है मैक्सिलरी मोलर्स की वो साइनस के कितना करीब पड़ी हुई है। ठीक है, और जो उनके दरमियान जो बोन है साइनस और मैक्सिलरी मोलर की रूट्स के दरमियान जो बोन है वो कितनी थिक या थिन है। अगर बहुत ज़्यादा थिन होगी तो हमारे पास ये खदशा होता है कि हम उस को परफरेट साइनस को परफरेट कर लेंगे। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख्याल रख के तो हमने रिमूव करना होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा थिन है और परफरेशन का डर है हमें कि परफरेशन हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग एक ओपन सर्जिकल टेक्निक करते हैं जिसमें हम लोग मैक्सिलरी मोलर की रूट्स को हम लोग इंडिविजुअल रूट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक पर्टिकुलर एक एक करके दोनों रूट्स को या 3 रूट्स जितनी भी हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिलरी मोलर्स की बात होगी। अब मैंडिबुलर मोलर्स की बात करते हैं। तो मैंडिबुलर मोलर्स में हम लोग देखते हैं इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल जिसके अंदर से गुजरी होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। अच्छा, अगर फुली इरप्टेड मोलर है मैंडिबुलर तो उसकी एक्सट्रैक्शन ईजी होती है, उसमें ज़्यादा आपके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते कैनाल बीच में आ जाने के या उसको हर्ट करने के। ठीक है, इम्पिंज करने के। तो लेकिन अगर आपके पास इंपैक्टेड मोलर है, जैसे ज़्यादातर थर्ड मोलर्स बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड होते हैं और वो कैनाल की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, तो इसमें ये होता है कि हम कैनाल को डैमेज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सीबीसीटी जो होते हैं वो अच्छा हमें एक व्यू दिखा देता है और इससे हमें पता चल जाता है कि हम लोग आया के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं कि नहीं है कैनाल की। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मैंडिबुलर प्रीमोलर्स। अगर मैंडिबुलर प्रीमोलर निकालना है तो उसका रेडियोग्राफ क्यों करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे वो मेंटल फॉरमेन के कितने करीब है। अगर मेंटल फॉरमेन के बहुत ज़्यादा करीब है तो इसमें हमें क्या होता है कि ये डेंजर होता है कि हम लोग मेंटल फॉरमेन से जो गुजरती हुई मेंटल नर्व है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ये हमारे पास 3 वाइटल बहुत ज़्यादा वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, एक हो गया मैक्सिलरी साइनस, एक हो गया इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल और तो तीसरा हो गया मेंटल फॉरमेन या फिर मेंटल नर्व। तो इन केसेस में हम लोग क्या कहते हैं, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, वो क्या है, कॉन्फिगरेशन ऑफ द रूट्स के रूट्स किस तरह की हैं। हमने रूट्स को असेस करना है कि जिस दांत की हम लोग एक्सट्रैक्शन करने लगे हैं उसकी रूट्स कैसी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ द रूट्स, देखेंगे कि यूजुअली तो नॉर्मल नंबर ऑफ रूट्स ही होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में रूट्स ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं, बेसिकली ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फिर इसलिए हम लोग रेडियोग्राफ लेते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ रूट्स पता चल जाए, तो उस हिसाब से हम लोग अपना जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको या सर्जिकल प्लान है उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूट्स। ठीक है, ताकि ईजिली हमारे लिए एक्सट्रैक्शन हो जाए, और अगर हमें नहीं पता होगा तो हम लोग किसी एक पॉइंट पर स्टक हो सकते हैं और एक्सट्रैक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो सकती है। अच्छा, नंबर ऑफ रूट्स हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ रूट्स के बाद आ जाता है हमारे पास कर्वेचर एंड डाइवर्जेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, कर्वेचर या डाइवर्जेंस हम लोग देखेंगे कि जो रूट्स हैं वो कितनी डाइवर्ज हैं। ठीक है, ऐसे अगर रूट्स हैं तो वो लाइक अगर ज़्यादा डाइवर्ज हैं तो उनका और दरमियान में विड्थ जो है वो ज़्यादा है तो उनको एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और फ्रैक्चर के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से ये भी पता होना चाहिए, रेडियोग्राफ में ये पता चल जाता है कि कितनी डाइवर्ज रूट्स हैं। ठीक है, सो या नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है कि शेप ऑफ द इंडिविजुअल रूट, रूट की शेप कैसी है। अगर शॉर्ट कॉनिकल सी शेप है, ऐसे छोटू सी है और ऐसे कोन शेप है तो वो इजीली रिमूव हो जाएगी, इजीली बाहर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग रूट्स हैं और बहुत ज़्यादा कर्व्स उसमें बने हुए हैं, उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट सी है तो उसको एक्स्ट्रा करना डिफिकल्ट होगा। इसी तरह आप साइज की बात करें तो अगेन हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर शॉर्ट होगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा, लॉन्ग होंगी रूट्स तो डिफिकल्टी होगी रिमूवल में। ठीक है, और इसके अलावा क्या हाइपरसेमेंटोसिस हो गया तो उसमें जो आपके जो एपिकल पोर्शन होता है वहाँ पे बल्बस रूट्स हो जाती हैं तो उसको निकालना और ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें रेडियोग्राफ में पता चल जाती हैं। फिर उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कोई केरीज तो नहीं है जो रूट्स तक एक्सटेंड कर रही हो, रूट पे कोई केरीज तो नहीं लगी हुई। अगर लगी हुई होंगी तो उससे क्या होगा कि रूट का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और निकालते हुए फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रूट की रिजॉर्प्शन, देखते हैं कोई इंटरनल या एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन तो नहीं हुई। अगर बहुत ज़्यादा रिजॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि रूट होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और एक्सट्रैक्शन जो होती है वो डिफिकल्ट हो सकती है, अगेन फ्रैक्चर के चांसेस क्योंकि इंक्रीज हो जाते हैं इस वजह से। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास होता है टूथ शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर प्रीवियस एंडोडोंटिक थेरेपी, देखना कि कोई प्रीवियस आरसीटी वगैरह तो नहीं हुई। अगर हुई है तो उससे भी दांत जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, वीक हो जाता है या फिर एंकाइलोसिस हो सकता है तो इस वजह से एक्सट्रैक्शन अगेन डिफिकल्ट हो जाएगी अगर एंकाइलोसिस वगैरह हुआ है तो। ठीक है, तो ये वही बात है कि अगर आरसीटी वगैरह हुई भी है तो एंकाइलोसिस हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि नॉन वाइटल टूथ में एंकाइलोसिस होता है, तो एंकाइलोसिस अगर हुआ है तो फिर एक्सट्रैक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग बोन। अब हमें बोन की कंडीशन देखनी है कि बोन कैसी है।
तो बोन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि केयरफुल अच्छा हम लोग देखते हैं कि जब पेरियोडिकल रेडियोग्राफ लेते हैं उसमें बोन के बारे में भी हमें पता चल जाता है कि बोन कैसी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बोन बहुत ज़्यादा रेडियोल्यूसेंट है तो मतलब कि लेस डेंस है, ठीक है। अगर रेडियो ल्यूसेंट अपीयर होगी मतलब ब्लैकिश से अपीयर होगी तो मतलब लेस डेंस है, एक्सट्रैक्शन हमारे इजी हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो ओपेक है या व्हाइट कलर की है इसका मतलब होता है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कोई एपिकल पैथोलॉजी भी देखेंगे, कोई एपिकल पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई नॉन वाइटल पल्प्स तो नहीं है, ठीक है, कोई ग्रैनुलोमा तो नहीं बना हुआ। अगर ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं तो उसको भी हमने देखना है कि साथ में ही सर्जरी करते हुए उन पर्टिकुलर सिस्ट ग्रैनुलोमास को भी साथ में रिमूव करते हैं वाइल रिमूविंग द टूथ, तो इसके लिए भी सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो इंडिकेटेड होता है। सो दिस इज ऑल।